तो नमस्कार दोस्तों, आज हम आपकी जिनसे मुलाकात कराने वाले हैं उन्हें इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। वो अपने आप में एक बहुत ही बड़ी हस्ती है। मैं चाहता हूँ कि आज का इंट्रोडक्शन वो खुद। नमस्कार। पहले तो आपका चैनल शुद्ध बकचोदी देख रहे सभी आपकी ऑडियंस को अब तक चुप था जी की तरफ से मैं अपने नाम के साथ जी लगाता हूँ। मैं रिस्पेक्ट करता हूँ जी, करनी चाहिए। अपनी खुद की रिस्पेक्ट करोगे तभी कोई और रिस्पेक्ट करेगा आपकी। तो अब तक चुपता जी की तरफ से आपको और आपकी सारी ऑडियंस को बहुत बहुत नमस्कार। मैं अब तक चुप था। I'm a part-time house husband and a full-time बकचोद you can say। क्या होता है आपको, मतलब मालूम है कि आप क्या करते हैं? आदमी को, इंसान को अपने कला के बारे में, उसमें जो भी भगवान की तरफ से जो शक्तियाँ हर इंसान को मिली हुई हैं। कुछ लोग बहुत अच्छा लिख लेते हैं, कुछ लोग सिर्फ लिखते हैं, और ऐसे सबको पता होना चाहिए। तो आई नो कि भगवान ने मुझे बकचोदी की कला भरी है, इसीलिए हम आज शुद्ध बकचोदी पे आपके साथ बैठे हैं। आप भी तो वही हैं। इतने पॉडकास्ट आप कर चुके हैं। मैं यहाँ आपको ठीक करना चाहूँगा, पॉडकास्ट मैं नहीं कर चुका। आपके जैसे लोग कैमरा लेके मेरे साथ पॉडकास्ट करने आ जाते हैं, क्योंकि बहुत ही कम लोग जानते हैं इस सच को कि आप लोग मेरे पास आते हैं। मैं कभी किसी को अप्रोच नहीं किया पॉडकास्ट के लिए। बहुत ही कम लोग जानते हैं, जैसे मुझे बहुत कम लोग जानते हैं, ऐसे बहुत ही कम लोग जानते हैं। आप फुल टाइम हस्बैंड भी है ना, तो आपको घर ही रहना पड़ता है। नहीं, फुल टाइम मैं बकचोद हूँ। अच्छा, मुझे जब बकचोदी से कभी टाइम लग जाता है तो मैं हस्बैंड गिरी कर लेता हूँ। ठीक। तो अब तक जी, जैसे कि लोग आपसे तरह तरह के क्वेश्चन पूछते हैं और आप ऐसे जवाब कैसे दे पाते हैं आप? बहुत ही अच्छा सवाल आपने मुझसे किया है। देखिए, मैं इसके बारे में आपको बताना चाहूँगा कि मैं एक लेखक हूँ जी। लॉजिक का ऐसा है कि मैं भी बकचोद तो हूँ ही फुल टाइम, तो मैं बैठ के कहीं भी बकचोदियाँ फैलनी शुरू कर देता हूँ। जैसे मुझसे कोई सवाल करता है, मुझे पता हो ना हो पता हो, और जब मैं ये देखता हूँ कि सामने वाला भी उतनी ही सीरियसली उस चीज़ को सुन रहा है, बहुत इंटरेस्ट ले रहा है और सीरियस है, फिर मेरी फेंकने की कोई सीमा नहीं रह जाती। लेखक का काम है। मतलब आपने सुना है वो एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां। हो सकता है मैं वो शख्स हूँ जिसके पास आपको चिड़िया का दूध भी मिलेगा। चिड़िया का दूध बकचोदी है, फेल दी, मिलेगा थोड़ा। तो अब तक जी आपने विमान की बात बहुत करी है। विमान का ऐसा है, देखिए, चलिए विमान के बारे में तो मैं इतना जानता हूँ, राइट ब्रदर्स को भी इतना नहीं पता होगा विमान के बारे में। काफ़ी बड़ी बात कर रहे हैं आप। तो वैसे विमान से मैं आपको एक किस्सा याद आया। चलिए हम आपकी बात यहीं पे थोड़ा काट के कुछ अलग बताइए जी, जो हम हाँ मैं उसी पे आ रहा हूँ। आप देखिए, पहले तो एक बात सुन लीजिए। मुझे ये टोका टाकी और टिक टॉक दोनों ही पसंद नहीं है जी। मैं चाहता हूँ कि कोई मुझसे किसी बारे में सवाल पूछ रहा है तो मैं देखना चाहूँगा कि उसे खुद कितना पता है विमान के बारे में। तो पहले आप मुझे बताइए, जो विमान में जब आपको लघु शंका आती है जी, और आपका लघु शंका आप समझते हैं? मैं समझ नहीं पाया जी। फिर आप मना कर रहे हैं, मुझे पूछ सकते हैं। वहाँ जो नहीं पता वो पूछिए। लघु शंका क्या जी? हाँ, लघु शंका जब आपको टट्टी आती है जी, सुसु आता है, वो लघु शंका होती है जी। तो आप मुझे एक बात बताइए, जब आप प्लेन में जाकर लघु शंका विमान में टट्टी करते हैं तो टट्टी का क्या होता है? कहाँ जाती है टट्टी? वो वहाँ पॉलिथीन के अंदर चली जाती है। पॉलिथीन्स के आप वही बात कर रहे हैं, एक आम इंसान की सोच वाली। मुझे लगता है कि मैं थोड़ा मिसफिट फील कर रहा हूँ आपके साथ, कि ज्ञान है काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि बहुत कम लोग जानते हैं। जो मैं जानता हूँ वो बहुत कम लोग जानते हैं। जो बहुत लोग जानते हैं, मुझे उसका घंटा कुछ नहीं पता। जो मैं जानता हूँ मैं जानता हूँ। तो इंसान की टट्टी को कोई बैग में क्यों भरेगा? आप मुझे बताइए। ये सदियों से नहीं होता है ऐसा कुछ, क्यों भरेगा? आप मुझे बताइए। इंसान की टट्टी सबसे व्यर्थ टट्टी है इस पूरे ब्रह्मांड की, खाद में भी इस्तेमाल नहीं होती। ठीक है, कहाँ जाएगी? कुछ आइडिया नहीं जी, आप बताइए। अब तक जी आपकी मैं ज्ञान लेने आया हूँ जी आपके पास। हाँ, हम दे के भेजेंगे, हमारा काम है ज्ञान का। तो काम क्या होता है कि मैं आपको इसका साइंटिफिक रीजन समझाता हूँ। ये जब आप जहाज में टट्टी करते हैं ना जी, गुरुत्वाकर्षण है एक चीज़, आपको पता हो गुरुत्वाकर्षण शक्ति, गुरुत्वाकर्षण बल जो है इस पूरी धरा पे काम करता है जी।
तो कोई भी चीज़ ऊपर से अगर आएगी तो वो नीचे ही आएगी, जी कोई भी चीज़ ऊपर रह नहीं सकती। जी। इसी प्रकार आपकी टट्टी भी जो है वो विमान से सीधा बस नीचे गिर जाती है। पर फिर वो तो लोगों के घरों पे गिरेगी अगर, क्योंकि मेरे घर के ऊपर से तो कई बार विमान जाता है। फिर वही बात, मतलब आपको मैं एक उदाहरण देकर समझाता हूँ, चलिए। जी बताइए। इसके आपके लिए आसान हो जाएगा। जी आपने कभी छत पर सोए हैं? हाँ अपने जी। छत पर सोए हैं? छत पर जब आप सोते हैं तो क्या होता है कि कई ने बार आपने तारा टूटता हुआ देखा होगा। जी। वो जब तारा टूटता है तो कैसा दिखता है वो ब्रह्मांड से गिरता हुआ आकाश में, कैसा नजर आता है आपको? कोई चीज जलती हुई गिर रही है। जैसे कोई चीज जलती हुई ऐसे गिर रही हो, पीछे उसके लो सी बन जाती है। जैसे ही टट्टी वो इतनी तीव्रता के साथ गुरुत्वाकर्षण उस पर काम करता है, जब वो विमान से गिरती है तो इतनी तीव्रता से घर्षण पैदा होता है गुरुत्वाकर्षण के कारण कि उसमें अग्नि प्रज्वलित हो जाती है और जल जाती है, धधक जाती है वो पूरी, और उसकी राख बन के आपके इर्द गिर्द ही घूमती रहती है। ऐसा होता है, तो बहुत कम लोग जानते हैं। अगर इर्द गिर्द घूम जाती है तो फिर इसका कोई उदाहरण दीजिए। आप कैसे कह सकते हैं कि ये इर्द गिर्द घूम जाती है? देखिए, चलिए मैं इसका भी आपको उदाहरण देता हूँ, आपके लिए समझना आसान हो जाएगा, क्योंकि बहुत कम लोग जानते हैं जी जो मैं जानता हूँ। आप कभी ऐसे पैदल कहीं के जा रहे हो, कहीं बाहर घूम रहे हो, अचानक से आपकी आंख में कुछ पड़ता नहीं है, आप ऐसे करते हैं? स्कूटर चलाते हुए कहीं स्कूटर चलाते हुए, साइकिल चला, एकदम से आपको रुक के ऐसे करना पड़ता है, फिर आप देखते हैं कुछ होता भी नहीं है आंख में, नहीं होता, आंख वो रड़क पड़ती है। रड़क पड़ती है ना। तो वो जो टट्टी राख बन के उड़ रही है वो इस तरह से आपके खाने में, आपकी आंखों में ऐसे ये सब हो रहा है, पर वो अग्नि हर चीज़ को शुद्ध कर देती है। एक बार जल गई तो वो नहीं रही टट्टी, अब वो हो गई है देश की मट्टी, तभी आंख लाल हो जाती है। हाँ, आप काले और सफ़ेद में अगर पीला डालेंगे तो लाल रंग हो जाता है उसका। क्या बात है जी। इसी वजह से आंख लाल हो जाती है, क्योंकि काला और सफ़ेद है ना, तो उसमें जाकर जैसे पीला आपका वो टट्टी का कण गिरता है तो पीला लहा हो गया हल्का सा, इस वजह से रेडनेस हो जाती है। तो दोस्तों, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इस बारे में जरूर वो क्या comment कहना चाहेंगे? बहुत कम लोग जानते हैं, जी। वो कह ही नहीं पाएंगे ना कुछ, क्योंकि बहुत कम लोग जानते हैं, सिर्फ मैं जानता हूँ। जो सब जानते हैं उसका मुझे घंटा पता नहीं। जी मैं अब तक चुप था, पर अब नहीं बैठेंगे। मैं आपके बाल थोड़े खराब हो गए हैं, थोड़ा ठीक करना चाहेंगे इसको? एक मिनट अभी कर लेते हैं। अरे किधर से? ये थोड़ा, ओह सॉरी, मैं कई बार मैं मोस्टली चीज़ें क्या ऐसे बात ठीक है जी। आपका जीवन बहुत सरल है जी। हाँ, सरला का बेटा हूँ मैं, मेरी माँ का घर का नाम सरला था, इसीलिए मैं सरल हूँ। तो अब तक जी आपने एक किताब और भी लिखी थी जो आपने डॉक्टर के प्रोफेशन के ऊपर लिख रहे थे। हाँ, वो डॉक्टर साहब मेरे दांत बचाओ जी, उसके बारे में आपको कहाँ से इंस्पिरेशन आई और आप इतना सब कुछ कैसे कर लेते हैं? जैसे अभी आपने मेरे नशों के बारे में बात करी, तो जब मैं किताब लिखता हूँ तब मैं दारू पीता हूँ, पॉडकास्ट में मैं वो कसूरी मेथी का सेवन करता हूँ, और जब मैं दारू पीता हूँ ना तो बेसिकली यार आई एम अ मेथड राइटर। मेरा जो राइटिंग है, अब जैसे मान लीजिए मुझे किसी वैश्यावृत्ति के ऊपर कोई किताब लिखनी है, तो मैं ऐसा नहीं है जैसे आजकल वाले करते हैं ना, वो मैंने इंटरनेट पे R&D कर ली, मैंने यूट्यूब पे वीडियो, नहीं, मैं 1 महीने के लिए कोठे में ही शिफ्ट हो जाता हूँ। मतलब आप वैश्या बन जाते हैं? ऐसी बकचोदियाँ मेरे साथ फैल रही है ना, आप अपना कैमरा लेकर, मैं भड़क जाता हूँ इन बातों पे यार। जी। हम दोस्त नहीं हैं, हम यहाँ पे प्रोफेशनली एक पॉडकास्ट करने बैठे हैं। जी। नहीं, आपने बोला ना बकचोदी फैल रहे हो यार मेरे साथ। आपने बोला कि आप कोठे पे शिफ्ट यार मैं कुछ भी बोलूँ उसका जवाब मैं बताऊंगा ना, मैंने क्या किया क्या नहीं किया। मैं वैश्या क्यों बनूंगा यार? अच्छा, आप बन जाओ वैश्या, बन सकते हो। मैं तो किताब भी नहीं लिखता। तो किताब लिखना अलग बात है यार, मैं औरत हूँ क्या, मैं जाके वैश्या बन जाऊंगा? नहीं, एक मुझे लगा कि शायद आप नहीं, अगर आपको यही सब बातें करनी है, अपना कैमरा उठाएं और अपनी माँ पॉडकास्ट खड़ा हो गया। देखिए, चलिए आप गुस्सा छोड़िए। देखिए, मैं नहीं जाना चाहता उस और मुझे उस तरफ धकेलिए मत। मैं बता रहा हूँ आपको कि मैं कोठे पे ही शिफ्ट हो जाता हूँ ताकि मैं वैश्याओं को नज़दीक से देख सकूँ, उनकी दिनचर्या क्या रहती है। चलिए खैर, मैं उस पर आता हूँ कि मुझे डॉक्टर पे किताब लिखनी थी, तो मैंने सोचा कि
अब डॉक्टर की ज़िंदगी जीनी पड़ेगी, उसे महसूस करना पड़ेगा ताकि मैं उसे लिख सकूं। तो मैं शराब पीता हूँ लिखते हुए। मैंने घर पे बैठ के पूरी, पहले तो एक ठर्रा मस्त एसी में बैठ के आइस क्यूब डाल के ठंडी करके चिल्ड शराब पी। फिर मैं निकला घर से, मैं कहा चलते हैं किसी दांतों के अस्पताल। तो हमारे पास में एक पड़ता है अलवर की तरफ के, बहुत बड़े यूनिवर्सिटी है, वो सिर्फ दांतों की डॉक्टर जी होते हैं। तो मैं घर से निकला, मैं कहा यार अब डॉक्टर की ड्रेस भी ले लेते हैं, थोड़ा फील आएगा, अंदर से महसूस होगा। जब आप आत्मा से लेखक होते हैं ना, क्योंकि आप उस चीज़ को छूना चाहते थे, मैं एक्सपीरियंस को। हाँ, ऐसा ही आप कह सकते हैं। तो मैं घर से निकला, मैंने वो डॉक्टर की ड्रेस भी ले लिया, मैं चला गया वहाँ। मैं वहाँ पे लाइन से देखता चला गया कॉरिडोर में, तो हर ऑफिस में कोई ना कोई बैठा था, पर पेशेंट्स नहीं थे। कोई पेशेंट देख रहा था, मैं कहा सब बिजी हैं, क्या डिस्टर्ब करो। तो मैं अचानक से क्लीन रूम के बाहर पहुँचता हूँ, डॉक्टर की कुर्सी खाली होती है। तो मैंने कहा चलो अंदर घुस के देख लें एक बार कैसा होता है। मैं अंदर चला गया, जैसे ही मैं एकदम पूरी तेज़ी के साथ उसके अंदर घुसा, आसपास बैठे मरीजों को लगा डॉक्टर साहब आ गए। मैं जाके कुर्सी पे बैठा, और सच जानिए मैं ही समझ सकता हूँ वो ऊर्जा, वो ध्वनि जो उस टाइम मेरे अंदर गूंज रही थी। जैसे ही मैंने उस चेयर के बाजुओं पे हाथ रखे, मैं सब भूल गया कि आई एम अ मेथड राइटर। मैं ही ये भूल गया कि मैं डॉक्टर नहीं हूँ। आपके अंदर का एक डॉक्टर जिंदा हो। तो मैं बाहर गया, मैं सभी मरीज बैठे थे, तो एक बुजुर्ग लेडी थी। मैंने कहा चलो इनको पहले निपटा देते हैं, इनका देखते हैं क्या समस्या है। मैं कहा माता जी आ जाओ। माता जी अंदर आ गई। माता जी ने, मैं कहा हाँ जी क्या समस्या है। तो ये किस्सा मैं बता रहा हूँ आपको किस तरह से मैं उसमें घुस जाता हूँ करेक्टर में। तो माता जी ने बोला कि बेटा मेरे जाड़ में बहुत दर्द, बोला भी नहीं जा रहा था उनसे ढंग से। तो मैंने देखा उनके ऑलमोस्ट चारों ही दांत थोड़े थोड़े खराब थे, पर ये लेफ्ट साइड का उनका ऊपर का दांत तो मतलब खत्म ही था, तबाह कर रखा था कैविटी ने। तो मैंने सोचा, मैं कहा कोई भी डॉक्टर होगा तो इस जाड़ को निकाल देगा। डॉक्टर तो वो है जो जाड़ बचा दे, वो भी जो सबसे ज़्यादा खराब हो। बिल्कुल। तो मैंने वहाँ से प्लास उठाया, माता जी की नीचे वाली जाड़ पकड़ के हट करके खींच दी। माता जी ने शोर मचा दिया। भलाई का ज़माना है। लेकिन प्रॉब्लम तो शायद ऊपर वाली में थी। ऐसा उनके बेटे ने भी आके जब मेरे 2 थप्पड़ मारे कहा, उसने आते ही भाई साहब अकल नहीं है लोगों को, समाज सभ्य नहीं रहा है हमारा, किसी में विनम्रता नाम की चीज़ नहीं है, ठहराव नहीं है, धीरज नहीं रखते। वो लोंडा अंदर आया, उसने ना आओ देखा ना ताओ, ना माँ से पूछा क्या हुआ क्या नहीं। उसने अपनी माता रोती देखी, उन्होंने धड़ 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 5-7 थप्पड़ मारे गुरुजी मेरे। ऐसे में विवेक से काम लेना चाहिए। क्रोध हमेशा चीज़ों को खराब करता है। अब आप देखिए मैंने यहाँ से स्थिति कैसे संभाली होगी, आपको लग रहा होगा मैं बहुत पिटाऊंगा। मुझे यही लग रहा है। चलिए खैर जी। होता क्या है कि तो मैंने उनके पुत्र को समझाया, मैं कहा देखिए नीचे की जाड़ निकाल दी गई है। तो उन्होंने कहा कि के डॉक्टर, ऐसे उन्होंने मुझे संबोधित किया कि भोड़ी के डॉक्टर। मैं कहा मैं बात कहूँ भाई साहब, मैं का डॉक्टर नहीं हूँ, मैं दांत का डॉक्टर हूँ। जी ऑब्वियसली। BDS। तो उसने फिर कहा मैं गाली दे रहा हूँ। मैं कहा ओ अच्छा फिर ठीक है। उसे लगा आप गायने हो। हाँ, उसे लगा मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। मैं कहा नहीं मैं नहीं, उसने तो गाली दी थी कि के डॉक्टर। मुझे लगा मुझे बता रहा है कि डॉक्टर। मैंने उसे बताया कि मैं दांत का डॉक्टर हूँ, मैं का नहीं हूँ। का डॉक्टर 8 नंबर कमरे में बैठता है। जी। हाँ, तो उसने जब बाद में कही साले मैं तुझे गाली दे रहा हूँ, मैं कहता इट्स ओके, फिर ठीक है, फिर आप कह सकते हैं, मतलब ऐसे मेरा प्रोफेशन ना चेंज करें। मैं कहा इट्स ओके, गाली है तो ठीक है, फिर कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं है। उन्होंने 5-4 गालियाँ और दी, मुझे फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं। लॉजिक बताइए कि आपने वो, मैं रीज़न उसका फिर उसको समझाया। मैं कहा आपकी माता जी की जो थी ऊपर की जाड़ खराब थी। जी। तो उन्होंने बोला हाँ। मैं कहा माता जी का मैंने ऐसे करके जबड़ा खोला, लेटा गया उनको। मैं कहा वो देख। कह रहा हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ कि ऊपर वाली खराब थी, तूने नीचे की क्यों निकाली। मैं कहा जो कीड़ा आपकी दादी जी की जाड़ खा रहा था ना, वो नीचे वाली जाड़ पे खड़ा होके ऊपर वाली जाड़ खा रहा था। क्या बात है। तो मैंने वो जगह ही निकाल दी कि ना वो खड़ा हो पाए ना वो जाड़ खा पाए। ना जाड़ खा पाए, मतलब उसके पैरों की जमीन ही हटा दिया। तो मैंने अनाथ कर दिया वो कीड़ा, मैंने रातों रात। और मुझे लगता है कि ये पॉडकास्ट देख रहे जितने भी हमारे BDS हैं उनको भी लगेगा कि
उन्हें ऐसे ही कुछ सोल्यूशन जब तक आउट ऑफ द बॉक्स आप नहीं सोचेंगे ना तो देश तरक्की नहीं करता। देश तरक्की ना करने का मतलब है कि हम सब की तरक्की भी रुक जाएगी। क्या देख के जाना चाहते हो अपनी आने वाली नस्लों को? तो अब तक जी आपने इतने लिखते ही आ रहे हैं और मुझे लगता है कि आप आ कहाँ रहे हैं, हम तो अपने घर ही बैठे थे, आप आए। हाँ मतलब आप लिखते जा रहे हैं, आगे की तरफ जा रहे हैं। जा रहे हैं। तो आप लिखते जा रहे हैं। इस जर्नी में आपने कई गाने भी लिखे होंगे। बहुत गाने लिखे मैंने, शुरू में तो सारे गाने ही लिखे हैं। और गानों का ऐसा है कि मैं लिखना भी क्या कहूँ, मेरा गाना निकल जाता है। अच्छा, छोटे बच्चे का पेशाब निकल जाता है ना, पता नहीं लगता, निकल जाता है। गाना निकल जाता है। बस मुझे थोड़ा माहौल और वाइब की ज़रूरत होती है। कहीं भी गाना कभी भी लिख देता हूँ। कई बार नहीं लिखा जाता तो कई दिन भी नहीं लिखा जाता। कोई अब इसके पीछे कोई किस्सा हो या कोई ऐसी कोई बड़ी शख्सियत से आपका सामना हुआ जिन्होंने कभी ऐसा आपके गाने सुने हो? शख्सियत तो सबसे बड़ी मैं हूँ। अच्छा, क्योंकि जो मैं जानता हूँ वो नहीं मैं कोई जानता हूँ, कोई नहीं जानता। जो सब जानते हो मुझे उसका घंटा पता नहीं है। जी। तो बहुत ही कम लोगों को पता होगा ये आपका जीत हरी सिंह। जी। जीत हरी सिंह भी कहीं ना कहीं मेरे लिखे शब्द, मेरे बोले शब्दों की वजह से ही आज जीत हरी सिंह बना है। मतलब आप कहना चाहते हैं कि आज जीत हरी सिंह जो भी है वो आप ही का दिया हुआ वजूद है उसे? मेरे शब्दों की वजह से आज वो जो बना है तो आज बना है जीत हरी सिंह। कैसे बना है? चलिए मैं आपको इसके पीछे एक किस्सा बताता हूँ। मैं शराब का बहुत शौकीन हूँ। जी, बताया आपने पीछे। ये सबको पता है जी। और यही एक चीज़ है जो सबको पता है और मुझे भी पता है। जी। तो मैं शराब का बहुत शौकीन हूँ। मैं ऐसे ही एक दिन बार में बैठा था, मतलब ठेके के बाहर में। बाहर में? अच्छा, ठेके के बाहर बाहर ठेके के बाहर में ही बैठ जाता हूँ मैं बेसिकली। वहाँ हमारे यहाँ पे ना वो ठेके के साथ ही एक बहुत बड़ी दुकान है, बहुत बड़ी दुकान है। तो वहाँ पे सिर्फ मटन मिलता है, सिर्फ बकरा मिलता है वहाँ, ठीक है। मतलब और कुछ नहीं मिलता। वो वहाँ का बकरा बहुत ही लाजवाब, बहुत ही थोड़ा एक्सपेंसिव है। मेरे ख्याल 700-750 के आसपास प्लेट रहती है। तो पर बहुत ही लाजवाब, बहुत ही ज़बरदस्त। जो भी लोग हैं ऐसा कहते हैं, मैंने कभी खाया नहीं है। इट्स अ बिट एक्सपेंसिव। उस दुकान के बाहर ही एक रामू अंडे वाला खड़ा होता है, ठीक है। तो मैं उसी से अचार की फाड़ी लेके उसके साथ वहाँ पे अपना सोमरस का सेवन कर रहा था। आप अचार के साथ शराब पी रहे थे? हाँ, इससे आपके आचार विचार दोनों ठीक रहते हैं ना। ठीक है। तो आचार विचारों को ठीक रखने के लिए मैं अचार के साथ ही शराब पीता हूँ। जी। विचार तो मेरे उत्तम है ही जी। आचार मैं उधर से, इस वजह से थोड़ा गरीबी का माहौल, मुफलिसी में जीवन कट रहा है थोड़ा। जी। तो परम मुफलिसी में भी अमीरी की अदा लाए हैं। आपके शहर में हम लेके वफा आए हैं और मुफलिसी में भी अमीरी की अदा लाए हैं। क्या बात है, क्या बात है। तो नहीं, आप बता दी मैंने जो भी है। अभी भी आप पूछ रहे हैं क्या बात है? नहीं, मैं बता रहा हूँ कि क्या बात कही है आपने। अच्छा, वाह क्या बात है वाला। जी, वाह वाह। मुझे लगा आप मुझसे आगे हुए, ये क्या बात है? नहीं नहीं। अच्छा ठीक है। जी। तो मैं वहाँ खड़ा अपना दारू पी रहा था और अचानक से एक भिखारी सा मेरे पास आता है और आगे करता है। वो अलग सी ही शख्सियत थी ना, तो पूरी तरह भिखारी लग रहा था ना वो अच्छे घर से लग रहा था। ऐसी खुला पजामा, ऐसी कॉटन की टी शर्ट, बाल ऐसे मेरी तरह नहीं, मतलब झबरे से बाल उसके, ऐसे प्रॉपर हेयर कट नहीं, चश्मा वो लगाया। मैं कहा हाँ। उसने बोला, मैं कहा खाना? बोला, मैं तो कह रहा, मैं समझा नहीं। मैंने वैसे ही हाथ में ड्रिंक था, मैं कहा शराब? कह रहा मैं बोली कि शराब का इशारा ये होता है, ये शराब का इशारा नहीं होता। इतनी अकल नहीं थी उस टाइम। वो लड़का जीत हरी सिंह था। तो जीत हरी सिंह ने जैसे ही मेरे पास आया, अब मेरा क्या है, मैं शराबियों की बहुत इज्जत करता हूँ। क्यों करना चाहिए कम्युनिटी को? कम्युनिटी के लिए नहीं करेगी तो लोग तो क्या ही करेंगे। कम्युनिटी वही है जो एक साथ रहे और सबको ग्रो साथ में करे। तो मैं शराबियों की बहुत इज्जत करता हूँ। मैंने जैसे एक मोटा सा बढ़िया सा ड्रिंक बना के दिया तो इधर उधर बातें चल पड़ी कि तू क्या करता है, मैं क्या करता हूँ, फलाना ये। तो मैंने कहा भाई तू क्या करता है? और ये सवाल पूछते ही मेरा उसको देखने का नज़रिया ही बदल गया। मतलब मैंने अपने आप को ही देखा उसमें। तो उसने बोला कि मैं सड़क पर पैसे मांगता हूँ। तो हम दोनों एक तरह सेम प्रोफेशन से हो गए। वो भी पैसे मांगता है, मैं भी लोगों से पैसे मांगता हूँ।
हाँ हाँ, उसे भी कोई नहीं दे रहा, मुझे भी कोई नहीं दे रहा, बस मेरी तो लक्ष्य मुझ पे मेहरबान है, तो दैट्स व्हाई आई एम थोड़ा बहुत चल जाता है आपका। पार्ट टाइम हाउस हस्बैंड एंड फुल टाइम बकचोद। वो तो जी। अब हुआ क्या कि इस दौरान ही जैसी ये सब बातें चल रही थी, तो पीछे कहीं बैकग्राउंड में चल रहा था और वो गुनगुनाने लगा। मैं कहा यार गुनगुनाते हो तुम अच्छा हो, गाते तो अच्छा हो। तो उसने कहा सर आप भी लिखते हैं, कुछ सुनाइए। मैंने कहा मैं अब तक चुप था हूँ, तो जब मैं अब तक चुप था हूँ तो मैं आगे भी चुप रहूँगा। मैं अपनी कला पे बहुत घमंड करता हूँ। मुझे ये बात कहने में ऐसी कोई शर्म नहीं है, कोई लज्जा नहीं है। मैं अपनी कला पे बहुत घमंड करता हूँ। तो मैंने उसे बोल दिया मैं गाना वाना ऐसे नहीं होता। तो मैं वहाँ से उठ के जाने लगा, मेरी आदत है फिर भी। मैं जाते जाते उसे बोल दिया, मैं कहा अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना और मेरे लिकर का ज़बां पे स्वाद रखना। क्या बात है। अब देखिए आज उसी गाने को उसने एक राइटर के साथ मिलके थोड़ा ट्वीक करके लिकर की जगह जिक्र कर दिया। जिक्र का कोई स्वाद होता है क्या? नहीं। तो यही पता लगता है जब आप एक अच्छे लेखक की कविता को तोड़ने मरोड़ने की कोशिश करते हैं ना, तो उसमें कोई स्कोप नहीं होता। नहीं होता। जिक्र का कौन सा स्वाद होता है आप मुझे बताइए। जिक्र का कोई स्वाद नहीं होता, लिकर का स्वाद होता है। तो आप यहाँ से भी एक तरह से ये प्रूफ है कि वो रियल गाना जो था, वो जो मैं बता रहा हूँ, वो था कि मेरे लिकर का ज़बां पे स्वाद रखा। अगर ऐसा आता तो शायद ज़्यादा चलता होगा। हाँ, पर वो अब जीत हरी सिंह बन गया। मैं आज भी लोगों से पैसे मांग रहा हूँ। तो मेरा गानों से उस दिन से मन ही उठ गया। मैं तो कहीं पब्लिक में कविता सुनाता भी नहीं। मैंने सोच लिया कि असली पैसा बकचोदी में। बकचोदी के दम पे लोग राजनेता तक बन रहे हैं। तो मैं तो कोई नहीं, मैं तो 4 पैसे कमा के अपना शराब, गांजा वांजा, रोटी पानी, चिकन मटन, ये मैं तो कोई पाप नहीं कर रहा ना। अगर कर भी रहा हूँ तो मेरा भगवान देख रहा है। आप कहने वाले कोई नहीं होते। नहीं, हम है ही नहीं कुछ। आप नहीं हो कोई। मैं हूँ जो हूँ। मैं अब तक चुप था, आप कौन? मेरा भगवान देख रहा है, उसकी कचहरी में होगा जो फैसला होगा। मैं उस तरह का इंसान ही नहीं हूँ कि मानव मुझे अपने मापदंडों पे। मुझे कई बार लगता है मिसफिट हुए सोसाइटी के लिए। इतना ज्ञान लेकर ऐसे लोगों में रहना, क्योंकि कुछ लोगों को मेरी बातें अजीब लगती हैं, कुछ लोग हंसते हैं मुझ पर, पर मैं जानता हूँ, और जो मैं जानता हूँ वो सिर्फ मैं जानता हूँ, कोई नहीं जानता। बहुत कम लोग जानते हैं, वैसे तो जानते ही नहीं। अब तक जी आपने कभी अपनी जान लेने की कोशिश की है कि आप इतना परेशान हो चुके हैं इस दुनिया से? कभी आपको लगा कि मुझे मर ही जाना चाहिए इस नहीं, ऐसा बेकार सी जिंदगी से? ऐसा मेरे साथ तो कभी नहीं हुआ, पर हाँ कई लोग हैं जो मेरी वजह से मरे। मेरी बातों से इरिटेट होके फांसियाँ ली हैं। भगवान सबकी आत्मा को शांति दे। मैं तो उन्हें बस यही कहना चाहूँगा कि वो जो लोग भी मरे हैं, कि तुम लोगों ने वालों मर के मेरा क्या बिगाड़ दिया। गए अपनी जान से गए, कहीं गधे अपनी जान से गए। मैं यहीं खड़ा हूँ, मैं आज भी सबसे बड़ा हूँ। बिल्कुल। जाने से पहले एक लास्ट सवाल है मेरा कि आपका नाम है अब तक चुप था, तो ये नाम आपने खुद रखा कि आपके माँ बाप ने आपको दिया? ये नाम ना मैंने खुद रखा, ना मेरे माँ बाप ने मुझको दिया। ये भगवान की तरफ से है। कैसे? मैं जब पैदा हुआ तो मैं 2 साल तक चुप था। मैं बात ही नहीं की किसी से। शुरू के 2 साल मैं अपनी माँ से भी बाप से भी अकड़ में ही पैदा हुआ था। शुरू से ही एटीट्यूड रहा। तो पैदा होने के 2 साल तक तो मैं किसी से बात ही नहीं की। फिर जब मैं एक दिन अचानक से बोल पड़ा तो मेरे पापा बोले कि अब तक चुप था। तो सबको वो अच्छा लगा, सबने मेरा नाम ही रख दिया कि अब तक चुप था, आज बोला। और जब से मैं बोला हूँ लोग सुन नहीं पा रहे। सीमा नहीं है लोग सोचते हैं बेहतर था चुप था। आप, मुझे लगता है कि कैलाश पर्वत की जो मिस्ट्री है, जी वो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा अंदर ही अंदर काफ़ी कुछ सजो के बैठी थी। जी बिल्कुल। लेकिन जब आप इंटरनेट पर आए, आपने कैलाश के ऐसे ऐसे पर्दे उठाए, ऐसे ऐसे पर्दे उठाए जी। अब मैं चाहूँगा आप सीधा मुझसे सवाल करें, आप क्या करना चाहते हैं? इतनी इन्फॉर्मेशन आप तक कैसे पहुंची? कौन सी इन्फॉर्मेशन? कोई एक उदाहरण दीजिए मुझे। जैसे आप बोलते हैं कि
वहाँ के सभी जो जीव जंतु गायब हो रहे हैं वहाँ पर है, जो लोग मर रहे हैं वहाँ पर है, चेस का गेम रीस्टार्ट होगा, ये सब जो आपके डायलॉग्स हैं काफ़ी फेमस हुए हैं इंटरनेट पे। तो इतना दिमाग कैसे लगाया आपने? हाँ, क्योंकि हमारे बुजुर्ग हुआ करते थे, हमारे दादाजी हुआ करते थे, वो अपनी तरह के एक ही थे। उनके जैसा दुनिया में कोई दूसरा कभी पैदा नहीं होगा, ना उससे पहले कभी हुआ है। वो बहुत ही ज्ञानी आदमी, बहुत अपनी तरह के एक ही इंसान थे वो। तो जब वो मरे नहीं, दुनिया मरी, वो एक्सटिंक्ट हुए हैं। अच्छा। दुनिया मरती है क्योंकि वो अपनी तरह के एक ही थे ना। हम किसे एक्सटिंक्ट बोलते हैं? जब एक तरह की प्रजाति पूरी तरह से, वो अपनी तरह के एक ही थे। उनसे उनकी तुलना में भी कोई आज तक पैदा नहीं हुआ। तो वो मरे नहीं थे, मेरे दादाजी जो थे वो एक्सटिंक्ट हुए थे। कुछ समय निकल गया तो एक दिन हमारे दादी के अंदर हमारे दादा आए। तो हमने उनसे पूछा, मैं कह रहे मैं तुम्हारा दादा हूँ। मेरी दादी के अंदर से आवाज़ आई ऐसे। तो हमने कुछ सवाल किए, वो सिर्फ दादाजी को पता थी वो चीज़ें जो उन्होंने बताई। तो हम समझ गए कि इनके ऊपर इस टाइम दादाजी का साया है। तो हमने पूछा कि आप एक्सटिंक्ट होने के बाद किधर गए? तब उन्होंने जाके क्योंकि मैं जानता हूँ तो मैं ही जानता हूँ, उन्होंने ये राज खोला कि बेटा हम जो भी लोग एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, हम ऐसे ऐसे करके कैलाश पर्वत में जा रहे हैं। जब दोबारा से दुनिया शुरू होगी तो एक चेस का गेम दोबारा से शुरू होगा, तो वहाँ पे सारी चीज़ें इकट्ठा की जा रही हैं, तो गोटियाँ वापस आएंगी। हाँ, मेरे दादाजी वहाँ पे कैलाश टावर 4 में रहते हैं मेरे ख्याल में, 352 नंबर फ्लैट। पूरा एक शहर बसा हुआ है, अंदर फ्लैट भी है। जी बिल्कुल शहर बसा हुआ। बिग तो ये बाजार। फ्लैट वाली बात तो आपने कभी पहले बताई नहीं कभी। देखिए, मैं अगर सब कुछ एक ही पॉडकास्ट में बताने लग गया तो मेरे पास दूसरा पॉडकास्ट वाला आएगा कैसे? मेरा घर चलता है साहब इस पर। सारे पत्ते एक बार में नहीं दिखाता, इसीलिए अब तक चुप था। अब तक जी मैं आपकी एक किताब पढ़ रहा था जिसमें आपने लिखा था कि इंसान का जो जन्म है वो बंदर से नहीं, गंडोए से हुआ है। केचुआ जी, केचुआ। हाँ जी। आप वो वाला समझे ना, आपने जल्दीबाजी में किताब गलत पढ़ ली जी। मैंने उसमें लिखा है कि आदमी का जन्म बंदर से नहीं, किसी गंडवे से हुआ था। अच्छा। क्योंकि मुझे लगा वो जो केचुआ गेंडा बोल। आप मुझे देखिए ना, सृष्टि में जब पहला बच्चा हुआ होगा, पहले इंसान की उत्पत्ति जैसे भी हुई होगी, पर जब पहला बच्चा किसी भी जीव ने किया होगा तो कितनी गंडवी हरकत है। कैसे सोच लिया कि ऐसा कुछ करके भी हम कुछ कर सकते हैं, और उसके बाद घबराया भी नहीं कि इसका पेट बड़ा क्यों हो रहा है, क्या समस्या हो रही है। उस टाइम पे इतने संसाधन नहीं थे, इतनी नॉलेज नहीं थी, तो किसी ना किसी गंडवे का काम है। गंडवा नहीं था, वो गंडवा था। आप ध्यान से पढ़ा करेंगे मेरी पुस्तकों को पढ़ते हैं। वो तो ये भी मैं एक तरह से इंसल्ट फील हुई मुझे। नहीं, आप डबल मीनिंग कई बातें बोल जाते हैं। नहीं, वो मैं गंडवा नहीं था, गंडवा था। मैंने साफ साफ लिखा है, डिजाइन भी बनाया है ऐसे करके। मुझे लगता है आप स्पाइडरमैन बन जाओगे। वो आपके घर में मकड़ी बहुत है। पाली हुई है, मैं कुदरत के साथ रहना पसंद करता हूँ। अच्छा। मकड़ी, छिपकली, गिरगिट, उनसे रंग बदलना सीखता हूँ मैं। क्योंकि मैं एक लेखक हूँ, मुझे हर रंग में ढलना पड़ता है। तो मैं कुदरत से सब सीखता हूँ। सस्पेंस थ्रिलर लिखना है तो इस मकड़ी से सीखने को मिलता है कि जाला ताना बाना कैसे होना। गिरगिट से सीखता हूँ कि रंग कैसे बदलने हैं। तितली सीखता हूँ कि वेले कैसे घूमना है। जो आप बचपन से करते हैं। हाँ, मेरी अच्छी खासी स्टडी है वेलेपन पे। तो जाने से पहले हमारी ऑडियंस को आप कोई संदेश देना चाहेंगे? ऑडियंस के लिए मेरा यही संदेश है, मैं अब तक तो चुप था पर अब बोल रहा हूँ, तो इस चीज़ को ध्यान से सुन लें। मनोज वाजपेयी, श्री मनोज वाजपेयी 1008 जी का मुझे वो वचन याद आता है कि भारत में जब तक सिनेमा है लोग चूतिया बनते रहेंगे। और वो कौन बनाता है? कहानी फिल्माने से पहले कहानी लिखी जाती है मेरे दोस्त जी। तो चूतिया बनाने के जो स्टार्टर लेखक है, ले कख करके दिखाते हैं। तो बच के रहें, और ऐसे ही सच उजागर करने वाली टीम आगे भी, अगर आप इसी तरह एंटरटेन होना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा चैनल शुद्ध बकचोदी। बकचोदी चलेगी नॉन स्टॉप, ना कोई रोक ना कोई टॉक। लव यू ऑल। धन्यवाद। अब तक चुप था।